प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टर्म 2 के लिए क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस में ये जो लास्ट है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण टर्म 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये आपके सिलेबस में है, जो इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, कुछ क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के उदाहरण दीजिए। तो विश्व के लगभग सभी राष्ट्र 1960 के दशक से ही अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक क्षेत्रीय, यहाँ क्षेत्रीय हो जाएगा, सुधार लीजिएगा, एवं वैश्विक आर्थिक समूहों का निर्माण करते रहे, जैसे सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान, G8 तथा G20 आदि। दूसरा क्वेश्चन है, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आंसर है, विभिन्न देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को निम्न साधनों से मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक समूहों का निर्माण करके, जैसे सार्क, आसियान, G8, यूरोपीय संघ आदि। दूसरा है, अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों को अपनाकर, अर्थात वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर। तीसरा है, अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझकर। चौथा, अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझकर। और पांचवा है, वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन करके। अगला क्वेश्चन है, वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन सी है जिनका कि भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड महान प्रगति उछाल अभियान की व्याख्या कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो महान प्रगति उछाल 1958 ईस्वी में चीन में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने एक ऐसी सामाजिक जागृति को प्रोत्साहित किया जिसके द्वारा लोग औद्योगिकरण मतलब उद्योगों की स्थापना की ओर आकर्षित हुए। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े खाली स्थानों पर उद्योग लगाने को प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। मतलब किस उद्देश्य के? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड। पहला उद्देश्य है इसका समष्टि स्तर पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। दूसरा, लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े खाली स्थानों पर उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करना। लेप लीप फॉरवर्ड अभियान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। पहला क्या था? तो भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। दूसरा है, रूस और चीन के मध्य संघर्ष हो गया और रूस ने अपने उन सभी विशेषज्ञों को वापस बुला लिया जिन्हें औद्योगिकरण की प्रक्रिया के लिए सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। गर्मी छुट्टी का मज़ा फिर अगले साल ले लीजिएगा, इन साल छोड़ ही दीजिए, काहे कि फिर परीक्षा आपका तुरंत शुरू होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है, चीन की तीव्र औद्योगिक समृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, चीन में आर्थिक सुधार 1978 ईस्वी में लागू किए गए। ये सुधार विभिन्न चरणों में शुरू किए गए। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रक कम्यून्स मतलब सामूहिक भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया, जिन्हें कृषि प्रयोग के लिए अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया। कर देने के बाद शेष आय के वे स्वयं स्वामी थे। दूसरे चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किए गए। ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू की गई।
सरकार द्वारा निर्धारित कीमत और बाजार द्वारा निर्धारित कीमत। आगतों और निर्गतों की एक निर्धारित मात्रा का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाता था, जबकि शेष मात्रा का क्रय विक्रय बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाता था। अब बाजार में जो कीमत निर्धारण होता है बच्चों, तो वो मांग और पूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। कुछ स्पेलिंग या टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। परिणाम स्वरूप चीन की औद्योगिक समृद्धि दर तेजी से बढ़ती गई। अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला है, चीन में एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 1970 ईस्वी के दशक के अंत में चीन में एक संतान नीति लागू की गई थी। इस नीति के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। पहला, चीन में जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत धीमी हो गई। दूसरा, चीन में लिंगानुपात माने प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं को अनुपात में गिरावट आई। तीसरा है, यह अनुमान लगाया गया कि कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। चीन को सामाजिक सुरक्षा उपाय बढ़ाने होंगे। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जननांकी संकेतों का उल्लेख कीजिए। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो चीन व भारत क्रमशः विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी है। इसके विपरीत पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। जनसंख्या वृद्धि की दर पाकिस्तान में सबसे अधिक है और उसके बाद भारत व चीन का स्थान है। चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक, इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया। तो यहाँ है एक संतान का नियम है, जबकि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ भी मिश्रित है। फिर है निम्न प्रजनन दर है, तो जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व है, यहाँ अति उच्च प्रजनन दर है। नगरीयकरण का उच्च स्तर है, जबकि सेवा क्षेत्र के कारण समृद्धि है। भारी जनसंख्या है, विनिर्माण क्षेत्र के कारण समृद्धि भी है। तो इन आंकड़ों में हांगकांग, मकाओ और ताइवान प्रांतों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। उपयुक्त तालिका में निम्न बातें स्पष्ट होती है। मैं इस टेबल को देखने से क्या क्या लग रहा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय तथा पाकिस्तान का तृतीय है। दूसरा, जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि दर पाकिस्तान में सर्वाधिक 2.5 है। इसके बाद भारत 1.7 का नंबर आता है, चीन 1.0 में यह सबसे कम है। फिर है तीसरा, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 358 है, जबकि पाकिस्तान में 193 और चीन में 138 है। लिंगानुपात की दृष्टि से चीन का प्रथम 937, भारत का द्वितीय 933 तथा पाकिस्तान का तृतीय 922 है। प्रजनन दर पाकिस्तान में सर्वाधिक 5.1 है, जबकि भारत में 3.0 तथा चीन में सबसे कम 1.8 है। चीन 36.1 तथा पाकिस्तान 33.4, दोनों में नगरीयकरण अधिक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में लगभग 28% लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, मानव विकास के विभिन्न संकेतों का उल्लेख कीजिए। तो मानव विकास के विभिन्न संकेतक निम्नलिखित है। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। फिर है निधनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तीसरा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है कि आदमी का औसत आयु कितना होता है, वो जीवन प्रत्याशा कहलाता है। प्रौढ़ साक्षरता दरें मतलब 15 वर्ष से अधिक आयु वाले। तो समान साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और उच्चतम स्वस्थ तथा स्वस्थ तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या और उत्तम जल स्रोतों तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या और अल्पोषित जनसंख्या। यहाँ धारणीय का मतलब होता है कि जो हम लोग अपने भविष्य के लिए जो सुरक्षित संसाधन को रखते हैं, वो धारणीय विकास कहलाता है, कि हम तो उसका प्रयोग कर ही रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संकेतक की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता संकेतकों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो स्वतंत्रता संकेतक की परिभाषा, स्वतंत्रता संकेतक को सामाजिक व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रमुख स्वतंत्रता संकेतकों के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा और विधि समता शासन। अगला क्वेश्चन है, उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिसके आधार पर चीन में आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि मतलब तीव्र आर्थिक विकास हुई। तो आंसर है,
चीन में तीव्र आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देश के बिना ही चीन ने 1978 ईस्वी में आर्थिक सुधारों को आरंभ किया। दूसरा है व्यापक भूमि सुधार, सामुद्रिकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी पहलें ली गई। तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आधिकारिक संरचना निर्माण किया गया, योजनाओं को विकेंद्रीकरण किया गया, भू सुधार कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया तथा लघु उद्योगों के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसारण किया गया। पांचवा, प्रत्येक सुधार को पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया। उपर्युक्त सुधारों के कारण चीन की वार्षिक समृद्धि दर में तेजी से वृद्धि हुई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। तो आंसर है पिछले 2 दशकों में चीन और भारत की समृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका 10.3 में दर्शाया गया है। नीचे आपको तालिका मिलेगा, उसमें पता चलेगा। तालिका में निम्न बातें स्पष्ट है। क्या क्या है बातें? तो दोनों देशों में कृषि समृद्धि की दर घटी है। भारत में यह 3.1% से घटकर 2.7 रह गई, जबकि चीन में यह 5.9 से घटकर 3.9 रह गई। स्पष्ट है गिरावट की दर यह चीन में अधिक रही। दूसरा है चीन में उद्योग की समृद्धि दर बढ़ी है, मतलब 10.8% से बढ़कर 11.8% हो गई, जबकि भारत में औद्योगिक समृद्धि दर घटी है, मतलब 7.4% से घटकर 6.6% हो गई है। तीसरा है भारत में सेवा क्षेत्र में समृद्धि दर बढ़ी है, 6.9% से बढ़कर 7.9% हो गई, जबकि चीन में यह घटी है, 13.5% से घटकर 8.8% हो गई है। इस प्रकार भारत में सेवा क्षेत्र और चीन में विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी योगदान अधिक रहा है। अब हम लोग इस टेबल को देख सकते हैं। भारत व चीन के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि की प्रवृत्तियों को बताया गया। 1980-90 पर है और ये 1990 से 2002 से 3 का है। तो कृषि क्षेत्र में भारत का कितना है? 3.1, उद्योग का 7.4, सेवा का 6.9, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1990 और 2003 में क्या है, कृषि उद्योग का दिया हुआ है, चीन का भी दिया हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के मुख्य आयात और निर्यात कौन से हैं? तो भारत के मुख्य आयात वस्तुएं हैं उर्वरक, खाद्य, अखबारी कागज, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, परियोजना का सामान, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पादन, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनक, कोयला, कुकिंग कोल व कृत्रिम रेजिन आदि। मतलब ये क्या करता है? आयात करता है, मतलब बाहर के देश से मंगाता है। अब है भारत के मुख्य निर्यातक वस्तुएं, मतलब अब बाहर देश को जो भेजता है, निर्यात करता है। तो क्या है? समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जवाहरातें और आभूषण, रसायन और सह उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, कपड़ा और दस्तकारी का सामान, चीनी, दूध उत्पादन व इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी ने ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। पाकिस्तान में धीमी समृद्धि दर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अगला, कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका वैश्विक बताइए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस तालिका को, इसमें दोनों देश के मतलब विकास के संकेतों को बताया गया है। तो तालिका 10.2 में भारत, चीन और पाकिस्तान में मानव विकास के कुछ विशेष मानव विकास संकेतकों को निष्पादन प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मानव विकास सूचक भारत का है, चीन का है, पाकिस्तान का है। पद, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, एक नज़र देख लीजिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो उपर्युक्त तालिका से क्या क्या स्पष्ट होता है? तो हम लोग देख सकते हैं प्रति व्यक्ति जीडीपी की दृष्टि से चीन भारत व पाकिस्तान से आगे है। इसमें पाकिस्तान का स्थान सबसे नीचे है। दूसरा है निधनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पाकिस्तान में सबसे कम है, भारत में सबसे अधिक है। लोग निधनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यदि इस संख्या को प्रतिशत में अभिव्यक्त करें तो यह प्रतिशत चीन में सबसे कम है। जीवन प्रत्याशा चीन में सर्वाधिक है, मतलब वहाँ आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत व पाकिस्तान का स्थान आता है। प्रौढ़ साक्षरता दर में चीन का स्थान सर्वोपरि, इसके बाद भारत और पाकिस्तान का स्थान आता है। उसी तरह शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर भी चीन में सबसे कम है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर भारत में तथा मातृत्व मृत्यु दर में पाकिस्तान का स्थान है।
स्वच्छता व जल स्रोतों तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी पाकिस्तान में सर्वाधिक है। और सातवां सबसे कम अल्पोषित जनसंख्या का प्रतिशत चीन में है। इसके बाद क्रमशः भारत और पाकिस्तान का स्थान आता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनेक सूचकों में चीन, अनेक सूचकों में भारत तो अनेक सूचकों में पाकिस्तान आगे है, किंतु समग्र रूप में चीन का सर्वोपर मतलब 25वां स्थान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का स्थान क्रमशः 127वां भारत का व पाकिस्तान का 135वां है। तो बच्चों आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।